हेलो दोस्तों, नमस्कार आप सभी को हिस्ट्री की जीत की इस प्लेटफॉर्म के ऊपर। आज की ये क्लास उन सभी विद्यार्थी के लिए है जो एमए हिस्ट्री डिपार्टमेंट से कर रहे हैं। ये पेपर 103 का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास है आप सभी के लिए, तो वीडियो को आप लोग जरूर एंड तक देखना, ठीक है। और यदि आप ग्रेजुएशन हिस्ट्री ऑनर से कर रहे हो तो आप सभी के लिए ये वीडियो बहुत ज़रूरी है, आप लोग भी ज़रूर देखें, जिससे आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे आपका हम यहाँ पे जो है वो टॉपिक के साथ साथ क्वेश्चन आंसर भी लेकर के आए हैं। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, भौगोलिक खोजों का क्या तात्पर्य है, इसने किस प्रकार विश्व की दूरियां घटाई। दूसरा है भौगोलिक खोज के कारणों की व्याख्या करें। ऐसे कई सारे प्रश्न हम लेकर के आए हैं ताकि आपका सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। और आप सभी से रिक्वेस्ट होगा यार, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, और जब वीडियो को एंड तक देख रहे हो तो वीडियो अगर अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में बताया करो, दोस्तों के साथ शेयर भी किया करो, ठीक है। तो भौगोलिक खोजों ने वैज्ञानिक प्रगति, आर्थिक विकास और व्यापार के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। भौगोलिक खोजों की प्रारंभ जो हुई थी वो स्पेन और पुर्तगाल जैसे देशों से हुआ था। लेकिन इसको फायदा किसको मिला ज़्यादा था? इसमें फायदा मिला इंग्लैंड को, हॉलैंड को और फ्रांस को। कैसे? तो इन्होंने उपनिवेशीकरण की शुरुआत करने लगे, ठीक है। कई अन्य देशों में जाकर उपनिवेशता बसाने लगे। भौगोलिक खोजों के परिणाम स्वरूप अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा एशिया जैसे राज्य जो है पूरे दुनिया से जुड़ गए थे, और पृथ्वी के बारे में लोगों का जो पहले ज्ञान और भ्रांतियां फैली हुई थी वो अब दूर हो चुकी थी। मध्यकाल में लोग पृथ्वी को चपटा माना करते थे, और वो ऐसा मानते थे कि समुद्र से दूरी तय करने के पश्चात आप अनंत में चले जाओगे, मतलब कि आप डूब जाओगे, वापस वहां से नहीं आ पाएंगे। उन्हें समुद्र में लंबी दूरी जाने पर पृथ्वी के किनारों का अनंत अनंत मतलब होते हैं कहीं जाके अंतिम में डूब जाना, किसी का अंतिम, ठीक है। और वहां पे जाके आप क्या हो जाओगे? डूब सकते हो। दिशा सूचक यंत्र ना होने के कारण भी समुद्र में भटक जाने की संभावना थी उस समय, ठीक है। तो चलिए पृष्ठभूमि तैयार कहाँ से हुई वो देखते हैं। यदि हम भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि की बात करें तो 15वीं शताब्दी तक यूरोप में जो है वो जो व्यापार हुआ करता था ना, वो कुस्तुनतुनिया के एरिया से हुआ करता था। अधिकतर व्यापार इन्हीं एरिया से हुआ करता था। लेकिन क्या होती है, 1453 ईस्वी के आसपास कुस्तुनतुनिया के ऊपर तुर्की का अधिकार हो जाता है। और जब तुर्की उसके ऊपर अधिकार करता है तो यूरोपियन व्यापारियों के ऊपर वो भारी कर वसूलना शुरू कर देता है। जिसके पश्चात यूरोपियन जो व्यापारी थे वो इसका हाल ढूंढना शुरू कर देते हैं, और जिसके परिणाम स्वरूप भौगोलिक खोजों की पृष्ठभूमि तैयार होती है। पुर्तगालियों ने फिर क्या करते हैं, तो पुर्तगालियों ने एक नए प्रकार के जहाज बनाते हैं जिसे कैरावल कहा गया है। और 1488 ईस्वी में एक पुर्तगाली व्यापारी बार्थोलोमे डियाज ने दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु, दक्षिण अफ्रीका इस प्रकार से है, ठीक है। इसके दक्षिणतम बिंदु जो ये वाला है आपका यहाँ पे, इस बिंदु तक पहुंचा था ये। और इसे क्या कहा गया इस बिंदु को? तो उत्तम आशा अंतरिक्ष कहा गया है। इसका खोज किया उन्होंने, ठीक है। और इसी की मदद से फिर बाद में वास्को डी गामा ने भारत की यात्रा की, ठीक है, 1498 में। 1492 ईस्वी में क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका की खोज की। और 1498 में पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा उत्तम आशा अंतरिक्ष होते हुए भारत की खोज की। अब ऐसा नहीं है कि भारत पहले खो गया था, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग बोला है कि हमने भारत का खोज किया, मतलब भारत हमें मिला, ठीक है। और इसकी सहायता कौन किए थे भारत तक आने में? तो एक गुजरात के व्यापारी थे अब्दुल माजिद, उन्होंने ही इसका मदद किया था। कालीकट ये पहुंचे थे सबसे पहले, और यहाँ से कई सारे वस्तुओं को खरीदे थे। यहाँ से कई सारी वस्तुएं खरीद करके वो व्यापारी वर्ग यूरोप में जाकर के बेचना शुरू कर दिए। और जब वास्को डी गामा भारत से यूरोप गए और वहाँ के बाजारों में इसे बेचे तो उसे 26 गुना मुनाफा, मतलब कि लाभ हुआ। जिसके पश्चात यूरोप में भी होड़ मच गया कि भारत किधर है, एशियाई देश, पूर्वी देश किधर है। वो लोग आना शुरू कर दिए, जिसमें कई सारे प्रदेश वाले देश आते हैं, जैसे कि डच आता है, स्पेनिश आते हैं हमारे पास, अंग्रेज आते हैं, फ्रांस आते हैं, सब फिर भारत के ऊपर आते हैं यहाँ पे, और भारत के ऊपर शासन करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। 1492 में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तथा वह अमेरिका को भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा बताया, और वहां के निवासियों को उन्होंने रेड इंडियन कहा। लेकिन बाद में इसे अमेरुगी वेस्पुची ने विस्तार से खोजा था, ठीक है। अब देखो यार, परिणाम के ऊपर बात करें तो परिणाम तो हमें सामने ही दिखाई देती है कि व्यापार और वाणिज्य के विकास के साथ मुद्रा का भी विकास हो गया। क्या हो गया? तो मुद्रा का यहाँ पे विकास हो गया आपका। औपनिवेशिक साम्राज्य का विकास हुआ, साथ ही इंग्लैंड, हॉलैंड, फ्रांस तथा कुछ कंपनियों द्वारा अमेरिका, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य द्वीप समूह में उपनिवेश की बस्तियां बसाई गई, ठीक है। आधुनिक पूंजीवाद का जन्म हुआ, और विश्व स्तर पर सोने एवं चांदी की मांग बढ़ गई, लूट बढ़ गई, मतलब कि मांग बढ़ गई। और एशियाई धर्म का प्रचार प्रसार भी होना पश्चिमी देशों का विस्तार के साथ ही शुरू हो जाती है। दास व्यापार या फिर दास प्रथा का विकास हो जाती है। दासों को खरीदा जाता है, गुलामों को खरीदा जाता है, बेचा जाता है, ठीक है। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तक अफ्रीका के मूल निवासियों को पकड़ा जाता है,
और यूरोपीय बाजारों में काम वगैरह के लिए इन्हें बेच दिया जाता है। इन गुलामों से जंगल में काम कराए जाते हैं, खेती कराए जाते हैं, सड़क निर्माण, जहाज में ईंधन झोंकना आदि कई सारे कठिन कार्य इनको दिया जाता है। यूरोप में धर्मसुधार आंदोलन भी शुरू हो गया इसी के पश्चात, और पृथ्वी जो चपटी है इसकी जो अवधारणा उसमें फैली हुई थी, इसका भी समाप्ति हो जाता है। ठीक है, तो प्रश्न क्या बन सकते हैं? तो प्रश्न बन सकते हैं कि भौगोलिक खोजों का क्या तात्पर्य है और इसने किस प्रकार से विश्व की दूरियों को घटाई। तो आप बता सकते हो कि भौगोलिक खोजों का तात्पर्य समुद्री मार्ग से नए नए देशों अर्थात अनजान देशों का पता लगाना है। भौगोलिक खोजे ही थे जिनसे नए नए मार्ग मिले और कुछ अनजाने देश और महादेश भी एक दूसरे से जुड़े। भौगोलिक खोजे ने अब प्रश्न आते हैं कि भौगोलिक खोजे ने किस प्रकार से विश्व की दूरियां घटाई। तो आप बता सकते हो कि विश्व की आरंभिक सभ्यताओं के समय से ही व्यापार वाणिज्य परस्पर एक देश का दूसरे देश के साथ संपर्क का कारण था। लेकिन उस समय कुछ खास देश खास देशों से ही, खास का मतलब होता है मुख्य प्रमुख देशों से ही व्यापार किया करते थे और उनका संबंध भी इन्हीं से था। तो इस प्रकार से आप इसका क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो दोस्तों। ठीक है, वीडियो काफी ज्यादा लंबा ना हो इसके लिए आप सभी से रिक्वेस्ट करें कि इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बन सकते हैं? तो भौगोलिक खोज के कारणों की व्याख्या करें। इस प्रकार से आपके प्रश्न बन सकते हैं, तो आप लोग से रिक्वेस्ट होगा इसको अभी आप लोग नोट कर लें। और यदि इसका आपको नोट्स चाहिए तो आप सभी को रिक्वेस्ट होगा कि वीडियो को एंड तक देखना। आपको वहाँ पे एक लिंक बताए जाएंगे, आप उस लिंक पे क्लिक करना। ठीक है, और वहां से आप इसके पीडीएफ भी ले सकते हो। ठीक है, प्रश्न अगला आता है कि अंधकार युग से आप क्या समझते हैं और अंधकार युग से बाहर आने के लिए भौगोलिक खोज ने किस प्रकार से मदद किया। अगर ऐसी प्रश्न बनती है तो आप इसका बता सकते हो कि मध्यकाल में जब यूरोपीय सामंतों के चंगुल में फंसा हुआ था उसमें वहां का वाणिज्य व्यापार भी शिथिल थी। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बता सकते हो इसके बारे में। अगला प्रश्न ये है आपका परिणामों को लेकर के, और अंतिम यहाँ पे आपका ये टॉपिक खत्म हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न आता है कि यूरोप में सामंतवाद के पतन के कारणों की विवेचना करें। ऐसे प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगा ध्यान से इसको आप लोग पढ़ लें। ठीक है, तो सामंतवाद मध्ययुगीन यूरोप की राजनीतिक और सामाजिक संगठन का एक आधार था। हमने यहाँ पे एक नोट शेयर किया आप सभी के साथ जो कि पुराना नोट है ये। यूरोप रोमन साम्राज्य के विघटन के बाद छोटे छोटे राज्यों में बंट गया और इन राज्यों के राजाओं की शक्ति दुर्बल हो गई तथा राजकीय शक्तियां सामंत वर्ग के हाथों में आ गया। प्रारंभ में सामंत वर्ग ने सुरक्षा, कृषि विकास, न्याय व्यवस्था तथा समाज सेवा आदि रचनात्मक कार्य किए, लेकिन यह सामंतवाद बाद में जन उत्पीड़न का साधन बन गया। समाज दो भागों में विभक्त हो गया। पहला था आपका राजा व सामंतों का जो विशेष अधिकार संपन्न थे, और दूसरा था आपका कृषक और दास का जो अधिकारों से वंचित थे और हर तरह से उनका शोषित किया जाता था। तो ये आप पृष्ठभूमि इसको दोगे पहले। ठीक है, पतन के लिए। उसको फिर आपको और डिटेल्स में बतानी तो ये आप बता सकते हो, और फिर आप इसके कारणों की व्याख्या कर सकते हो। कारणों की व्याख्या आप क्या करोगे? कारणों की व्याख्या में सबसे पहला कारण माना जाता है सामंतवाद के पतन के पीछे का पारस्परिक संघर्ष। ठीक है, दूसरा कारण क्या माना जाता है? दूसरा मानता है व्यापारिक उन्नति। तीसरा माना जाता है नवीन नगरों का आविर्भाव। चौथा आपका मुद्रा का प्रचलन। पांचवा है बारूद का आविष्कार। ठीक है, छठा आपका धर्म युद्ध का प्रभाव। ठीक है, तो मुसलमानों और तुर्कों ने ईसाइयों के पवित्र तीर्थ स्थान जेरूसलम पर अधिकार कर लिया था, और ईसाई शूरवीर इसे मुक्त कराने के लिए 1095 ईस्वी से 1453 ईस्वी के मध्य अनेक युद्ध लड़े। इन युद्धों को क्रूसेड या फिर धार्मिक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और बहुत से सामंत इस युद्ध में मारे गए थे और इससे सामंतों की शक्ति का ह्रास हुआ, जिसे राजतंत्र सामंतों का दमन करने के में समाप्ति हुई, मतलब कि सफल हो गए। अगला कारण माना जाता है राजा की शक्तियों का विकास, कृषकों का विद्रोह। ठीक है, अब जब शोषण करोगे यार तो विद्रोह तो हो गए है ना। सामंतों ने शोषण करना शुरू कर दिया था, उनसे टैक्स वगैरह ज्यादा वसूलना शुरू कर दिया था। अकालों में भी उससे वसूली की जाती थी, तो ऐसे गलत है ना। इसके लिए उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया? तो शोषण करना शुरू कर दिया। राष्ट्रीयता की भावना का उदय, राष्ट्रीयता की भावना का भी उदय हो जाता है, ये भी प्रमुख कारण माने जाते हैं सामंतों के पतन के पीछे का। ठीक है, तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शोषण एवं अत्याचार पर आधारित व्यवस्था लंबे समय तक नहीं चल सकता। इस कारण जैसे ही शोषित वर्ग ने सिर उठाया वैसे ही सामंतों का पतन हो गया। इस कारण मार्टिन ने लिखा था कि सामंतवाद की आस्तीन में ऐसा हथियार छिपा हुआ है जो किसी दिन उसी पर वार करेगा। इस प्रकार उपरोक्त सभी कारणों ने संयुक्त रूप से मध्यकालीन यूरोप की सामंतवादी व्यवस्था को समाप्त कर दिया। ठीक है, तो ये टॉपिक यहाँ पे आपका समाप्त होती है। अगला टॉपिक है भारत में मध्यकालीन या फिर भारत में
मध्ययुगीन समय में शहरीकरण का विकास किस प्रकार से हुआ? तो आप बता सकते हो कि शहर और शहरी जीवन को किसी देश के विकास और संस्कृति की अवस्था का सूचक माना जाता है। शहरीकरण मध्यकालीन भारत की एक विलक्षण विशेषता थी और भारतीय इतिहास के संदर्भ में देखें तो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद के काल को ऐसा ही माना जाता है, जिसके दौरान शहरों का लंबी दूरी का व्यापार पतन हो गया। तो देखो यार, प्राचीन समय में जब गुप्त साम्राज्य का पतन हुआ, इसके पश्चात कई सारे नगरों का पतन होना शुरू हो जाता है। साथ ही साथ जो लंबी दूरियां तय किया करते थे गुप्त कालों में, व्यापारी वर्ग जैसे कि आपका बड़े जो व्यापारी थे, वो दूरियां मतलब कहने का ये हुआ कि विदेशियों के साथ जो व्यापार किया करते थे, वो व्यापार यहाँ पे आपका समाप्त हो जाता है। लेकिन इसका उत्पत्ति फिर बाद में पुनर्स्थापना कब होती है? तो इसकी पुनर्स्थापना होती है तुर्की साम्राज्य की स्थापना के साथ। तुर्कियों की सल्तनत स्थापित हुई तो इसके फलस्वरूप नए-नए धाराएँ आए और प्रशासनिक, सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में भी बदलाव शुरू हुआ। एक प्रसिद्ध आधुनिक इतिहासकार कहे तो मोहम्मद हबीब के मतानुसार उत्तरी भारत में तुर्की शासन की स्थापना के कारण सामाजिक और आर्थिक जीवन में दूरगामी परिवर्तन हुआ। मोहम्मद हबीब मानते हैं कि तुर्की ने पहले से चले आ रहे आर्थिक संगठन से कहीं अधिक श्रेष्ठ आर्थिक संगठन का निर्माण किया और इसके कारण नगरों अथवा शहरी केंद्रों का काफी विस्तार हुआ। आगे फिर मुगल काल के दौरान भी हमें पता है कि शहरीकरण की प्रक्रिया में राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक कारणों के कारण और अधिक तीव्रता आती है और इस अवधि के दौरान कुछ शहर की केंद्र कहे तो पुनः विकसित हो जाती है और कुछ नए शहर का भी विकास होता है और यह प्रक्रिया कहे तो 18वीं शताब्दी तक चलती रहती है। अब देखो यार, इसके बारे में अगर इन डेप्थ एनालिसिस करें, पूरी डिटेल्स में जानना शुरू करें, तो हमारे पास यहाँ पे नोट्स भी हैं। आप लोग यदि चाहे तो मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम ग्रुप है आपका हिस्ट्री की जीत के ही नाम से, वहाँ पे आपका इसका नोट्स भी मिल जाएगा, डिटेल्स में आपका नोट्स है, ठीक है। और दोस्तों, आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट रहता है यार हमेशा कि आप लोग चैनल पे बने रहो और मुझे सपोर्ट करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। आप लोगों के लिए, चाहे आप किसी भी बैंकिंग, एसएससी, रेलवे, स्टेट पीछे किसी भी तैयारी कर रहे हो बैंकिंग का या किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल का, आपका जिस प्रकार का जो हिस्ट्री का टॉपिक है, उसका ज़िम्मेदारी मेरा है। मैं सारा आपका टॉपिक में 100 का स्कोर करवाऊँगा। क्योंकि मेरे पास जितने भी कहे तो जो एक्सपीरियंस है अलग-अलग इंस्टीट्यूशन का, वो आप सभी के बीच इस प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर शेयर करता हूँ ताकि आप सभी का स्कोर बूस्ट हो सके और आपका एक अच्छी स्कोर के साथ एग्ज़ाम क्लियर हो सके। तो आप चाहे किसी भी कंपटीशन लेवल के एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट होगा कि यार सपोर्ट किया करो, ठीक है? और वीडियो को एंड तक देखने के बाद वीडियो अगर अच्छी लगती है तो कमेंट सेक्शन में बताया करो और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर किया करो, ठीक है? आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हो क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएँगी फिर, ठीक है? ये आपका निष्कर्ष है यहाँ पे आपका, ठीक है? तो इस प्रकार से टॉपिक आपका कंप्लीट होता है। अगला है मध्यकाल में व्यापार एवं वाणिज्य, ट्रेड एंड कॉमर्स इन मिडिवल यूरोप। मध्यकालीन यूरोप में व्यापार वाणिज्य की व्यवस्था को अगर हम बात करें तो रोमन साम्राज्य के पतन के साथ ही नगरों में ह्रास होना शुरू हो गया था। मतलब नगरों का पतन होना शुरू हो गया था। इसके साथ ही यूरोप में बंद अर्थव्यवस्था का भी शुरुआत हुआ, क्लोज इकोनॉमी। कोई दूसरे देशों के साथ व्यापार करना शुरू नहीं किया था इस समय। जैसे ही रोमन साम्राज्य का पतन होता है, नगरों का पतन होना शुरू हो जाता है। व्यापार वाणिज्य का जो विदेशों के साथ संबंध था, वो फिर सिकुड़ना शुरू हो जाता है। परिणाम स्वरूप क्या होती है? तो मध्य युगीन में वाणिज्य एवं व्यापार पर भी बुरा असर पड़ने लगता है। इस कारण से यूरोपीय समाज का स्वरूप कृषि प्रधान हो गया। मिनल व्यवस्था थी, इसके अंतर्गत विक्रय निर्मित आवश्यकताओं से अधिक अनुपजता था। अब देखो यार, पहले क्या थी, रोमन साम्राज्य के समय व्यापार वाणिज्य दूसरे देशों के साथ हुआ करता था, तो जितना उपज होता था उसका खपत भी हो जाता था बेच करके। लेकिन जब उसको व्यापारी विदेशों में नहीं बेच रहे थे तो खपत भी होना कम हो गया था, ठीक है, जिसकी वजह से अन्न क्या होते थे, बचना शुरू हो गए थे, अधिशेष हो गए थे, सरप्लस हो गए थे तथा खदानों की खरीद भी नगरों में कम थी। राजनीतिक अराजकता के कारण भी व्यापार वर्ग दूरस्थ स्थानों तक जाकर के सामान बेच भी नहीं पाते थे, जिस कारण से समस्याएं और बढ़ गई थी, ठीक है। आगे यदि हम बात करें तो इसी में डिटेल्स में आपको बताया कि बेनेटाइन साम्राज्य में व्यापार किस प्रकार से चल रहा था आपका, ठीक है। तो यूरोप के मध्यकालीन व्यापार वाणिज्य में ही ये आपका टॉपिक है, तो आप इसको भी डिस्कशन कर सकते हो, वहाँ पे लिख सकते हो अपने टॉपिक में, ठीक है। आप मुद्रा व्यवस्था के बारे में बता सकते हो कि किस प्रकार से मुद्रा व्यवस्था का विकास हुआ वाणिज्य व्यापार के अंतर्गत। वाणिज्य व्यापार में और भी चीजें यहाँ पे हैं, आपकी बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, तो आप इसको भी ले ले, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप अच्छे तरीके से ले लो, ठीक है। तो इस प्रकार से ये भी टॉपिक आपका कंप्लीट होता है यहाँ पे दोस्तों। अगला टॉपिक है आपका मध्ययुगीन यूरोपीय कृषि संरचना का।
तो ये वाणिज्य व्यापार से बहुत अच्छे तरीके से संबंधित है, ठीक है? तो आप इसका लेकर के खुद पढ़ लेना इसे सही तरीके से। आपका वाणिज्य और व्यापार के साथ इंटरलिंक करके देखोगे ना, तो कृषक की संरचना, आपका जो एग्रीकल्चरल स्ट्रक्चर है, वो भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है? जैसे यहाँ पे आपको बताया गया कि मध्यकाल में यूरोप में 90% जनता गाँव में रहती थी। इस तरह से मध्यकालीन यूरोप निस्संदेह एक कृषि प्रधान देश थी। अधिकांश जमींदारियां 8-10 हजार एकड़ वाली भूमि में फैली हुई थी तथा इससे भी बड़ी थी। समझ सकते हो कि 8-10 हजार एकड़ या फिर इससे भी ज्यादा जमींदारियों जो थी वो सामंतों के पास या फिर कह दो जमींदारों के पास था। मिनर की सारी भूमि इकट्ठी ना होकर के दूर दूर तक बिखरी हुई थी। मिनर व्यवस्था के प्रमुख लक्षण सभी देशों में प्राय एक जैसा ही था, तो ये चीज आप लोग जरूर लिख ले, ठीक है? आगे हम बात करते हैं अब मध्यकालीन इस्लामी समाज में शिक्षा एवं साहित्य। अगर हम मध्यकालीन इस्लामी समाज में शिक्षा एवं साहित्य की बात करें, तो किसी भी राष्ट्र का आधार वो शिक्षा ही होता है, जो उसके नागरिकों को प्रदान की जाती है, ठीक है? मध्यकाल में शासकों ने युद्ध में व्यस्त रहते हुए भी शिक्षा के विकास की तरफ पर्याप्त ध्यान दिया, किंतु उनकी शिक्षा मजहबी होती थी। अब देखो यार, भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर देखें तो भारत में मिडिवल एरा को मुस्लिम काल माना जाता है। अब जैसे इसे मुस्लिम काल हम मानते हैं, तुम कह सकते हैं कि शिक्षा में सबसे ज्यादा अधिकार किसको दिया जाएगा? मदरसा को, उर्दू को, फारसी को, ठीक है? तो यही चीज यहाँ पे लिखा गया है कि मध्यकाल में शासकों ने युद्ध में व्यस्त रहते हुए भी शिक्षा के विकास की तरफ पर्याप्त ध्यान दिया, और साथ ही साथ शिक्षा जो हुआ करती थी वो मजहबी हुआ करती थी। डॉक्टर यूसुफ हुसैन के शब्दों में अगर कहा जाए, तो मध्य युग में प्रत्येक बात को मजहबी दृष्टिकोण से सोचा जाता था। राजनीतिक दर्शन एवं शिक्षा पर मजहबी नियंत्रण था और मजहबी परिभाषाओं के अनुकूल बना दिया गया था। लोगों के सोचने एवं कहने का दृष्टिकोण भी मजहबी हो गया था। मध्यकाल में शिक्षण संस्थाओं के उद्देश्य और शैक्षणिक प्रणाली इस प्रकार थे। जैसे कि शिक्षा का उद्देश्य की अगर बात करें, तो सर्वप्रथम इस्लामी शिक्षा का लक्ष्य मुसलमानों में ज्ञान की वृद्धि करना था। मोहम्मद साहब के अनुसार ज्ञान प्राप्त करना एक कर्तव्य है और उसके बिना मुक्ति नहीं मिल सकती। प्रत्येक मुसलमान पुरुष हो या फिर स्त्री, इसके लिए ज्ञान प्राप्त करना अनिवार्य है। दूसरा लक्ष्य इस्लाम का प्रसार करना भी था। भारत में इस्लाम का प्रसार शिक्षा के माध्यम से किया गया और मकतबों में बच्चों को प्रारंभ से कुरान पढ़ाई जाने लगी थी, जिससे उन्हें इस्लाम की मूल सिद्धांत के विषय में जानकारी हो सके। मोहम्मद साहब के अनुसार विद्वानों की शादी, अब देखो यहाँ पे मजहबी के मतलब एक ही चीज समझो कि ये मुस्लिम एरा है, और मुस्लिम एरा में ये अपने कल्चर को प्रमोट करने का ये कोशिश करेंगे, ठीक है? प्रारंभिक शिक्षा मकतब थी इनकी। फिर आपका उच्च शिक्षा कहे तो मदरसा था आपका, ठीक है? हायर एजुकेशन में आपका मदरसा आता है, ठीक है? शिक्षा प्रणाली की व्यवस्था में अगर देखें तो मकतब में अधिकतर मौखिक शिक्षा दी जाती थी, क्योंकि छोटी प्रणाली थी, आपका सबसे निचले तबका यही था आपका। उसके बाद जो इसके पास जो करता था, फिर वो जाता था आपका मदरसा में। तो मकतब में अधिकतर जो है वो मौखिक शिक्षा दी जाती थी। 16 अकबर ने शिक्षा पद्धति, देखो यहाँ पे बताया क्या, अकबर ने शिक्षा पद्धति में परिवर्तन करना आवश्यक समझा। ये 16 आपका गलत है, ये इसमें छोड़ देना, इसको ध्यान मत देना नंबर सिस्टम को, ठीक है? ये पॉइंट दिया गया यहाँ पे आपका कुछ आपका इंडिकेट करने के लिए, ठीक है? प्रचलित ढंग की शिक्षा में से बालकों को वर्णमाला सीखने में बहुत अधिक समय लगा था, ठीक है? और इसलिए इसने शिक्षा में सुधार का वैज्ञानिक ढंग से शिक्षा देने का पद्धति को विकास करवाया। तो देखो यार, अकबर के समय में शिक्षा का विकास होता है, ठीक है? कई सारे शैक्षणिक संस्थानें बनाए जाते हैं। और आगे यदि हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे है दंड और पुरस्कार, जो कि शिक्षा एवं साहित्य के अंतर्गत ही आता है आपका। स्त्रियों की शिक्षा की बात करें तो मध्य युग में स्त्रियों की शिक्षा के लिए विधिवत कोई संस्थाएं नहीं बनाई गई थी कि महिलाओं को उचित तरीके से इस संस्था में दिया जाएगा क्या शिक्षा। स्त्रियां पुरुषों के साथ मकतबों और मदरसों के अध्ययन के लिए नहीं जा सकती थी। लड़कियां केवल उस क्षेत्र की मस्जिदों में से संलग्न मकतब में जाती थी जिनका उद्देश्य साधारण ढंग से सीखना होता था और पढ़ना होता था। इसलिए मुस्लिम स्त्रियां शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ी थी, और मुगल काल में स्त्री शिक्षा के लिए संस्थाएं खोलने का स्त्रियां प्रयास किया करते थे। राज परिवार और अभिजात वर्ग में स्त्रियों के लिए उनके घरों में पढ़ने की सुविधा थी, लेकिन राज परिवार की कुछ स्त्रियां साहित्य और संगीत में कुशल थीं। जैसे इल्तुतमिश की जो पुत्री थी रजिया, रजिया सुल्तान के बाद आपको फेमस है वो, इसके बाद फिर बलबन फेमस है आपका, ठीक है? तो रजिया एक विदुषी और रन कुशल महिला थी, और बाबर की पुत्री गुलबेदम बेगम ने हुमायूं नामा लिखे थे। तो ये सब थोड़ा सा शिक्षित परिवार वाले थे, ठीक है? गुरु शिष्य का संबंध क्या था उस समय, ये बताया गया है आपका यहाँ पे। शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन कौन से थे? तो मध्यकाल में कोई नगर
शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र तभी बन सकता था यदि वह मुस्लिम शासक की राजधानी हो, या फिर किसी जागीरदार, प्रशासक या फिर विशिष्ट अमीर का निवास स्थान हो। धार्मिक महत्व के स्थान, दरगाह, खानकाह भी शिक्षा के केंद्र बन गए थे उस समय। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो आगरा, इलाहाबाद, फतेहपुर सीकरी, दिल्ली, जौनपुर, लाहौर, मुल्तान, अजमेर, बीजापुर, अहमदाबाद इस्लामी शिक्षा के प्रमुख केंद्र बन गए थे। मध्यकाल में आगरा शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र था। सिकंदर लोदी ने वहां सैकड़ों मदरसों की स्थापना की थी। ये डिटेल से आप बता सकते हो दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे फिर अंतिम में आपको एक निष्कर्ष बताया गया है, तो आप ये भी बता सकते हो। इसके गुण और दोष दोनों चीजें यहाँ पे डिस्कस की गई है, ठीक है। तो इस प्रकार से मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आज हमारा समाप्त होती है। हमने और भी कई सारे वीडियो अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर अपलोड किया हुआ है इसी चैनल के ऊपर, तो आप जाइए वहाँ पे देखिए। देखिए पेपर 102 का भी है वहाँ पे, पेपर 101 का भी है। वस्तुनिष्ठता और वस्तुपरकता में क्या डिफरेंस है, वो सारे टॉपिक हमने वहाँ पे कवर किया हुआ है। प्लेलिस्ट अगर विजिट करोगे तो वहाँ पे और विस्तार से आपको सारी चीजें मिल जाएंगी। तो आप सभी से रिक्वेस्ट होगा यार, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, स्टेट पीसी, तो आप सभी जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। जैसे हम यहाँ पे भारतीय संविधान और राज्य व्यवस्था के सारे टॉपिक कवर करवाए हुए हैं। ज्योग्राफी का मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक कवर करवाए हैं एमसीक्यू के साथ, ठीक है। ऐसे कई सारे टॉपिक है जो आप लोगों के एग्जाम में डायरेक्टली क्वेश्चन बनते हैं वहां से। चलिए अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू।